अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनना है क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 हम उसको देखेंगे, फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स 2 को देखेंगे। जो भी हमारे पास टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में और जो भी हमारे पास पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स 1 के रिलेटेड, हम उन सारे पेपर और उसके बाद जो कि हमारे पास टॉपिक्स हैं उन सब को अच्छी तरह और उनके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ने वाले तकरीबन हर एक स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमारे पास क्यों बच्चों को मुश्किल लगता है, क्या रीज़न है जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स को मुश्किल बनाती हैं, और फिर हम उन रीज़न को देखेंगे और उस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम उससे अलहदा पढ़ेंगे ताकि हमें क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल आसान लगे, हलवा लगे और हमारे सारे कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड क्लियर हो। तो स्टूडेंट, हमारे पास जैसे ही हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है हम उसको वैसे ही पढ़ लेते हैं। हमें हमारी थ्योरी पढ़ी, हमने उसको वैसे ही पढ़ लिया। हमने फार्मूला देखा, हमने उसको ऐसे ही पढ़ लिया। हम कभी भी नहीं सोचते कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस टॉपिक की क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या वजह थी, क्या इसके पीछे फिजिक्स की कि हमें इस टॉपिक को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ा। और जो भी फार्मूला देखते हैं हम ये नहीं देखते कि ये फार्मूला क्यों आया, क्या वजह थी कि इस फार्मूले को हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा। उसके पीछे स्टूडेंट हमारे पास अथक मेहनत होती है, हमारे पास साइंटिस्ट थी, तभी जाकर वो हमारे पास फार्मूला बनता है। लेकिन हम तो ऐसे ही पढ़ देते हैं, हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारे पास क्या वजह थी कि इस फार्मूले को हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, हम इसी तरह हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे कि क्यों हमने इस टॉपिक को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा, क्या वजह थी कि इस टॉपिक्स की हमें क्वांटम मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ी, और जो भी हम फार्मूला पढ़ेंगे हम उसके पीछे जो फिजिक्स छुपी होगी वो भी देखेंगे कि क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें इस फार्मूले से मिलती हैं और कैसे ये फार्मूला हमें मिला। लेकिन इन सब चीज़ों से पढ़ने से पहले हम यही देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ी फिजिक्स में। हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स चल रही थी बहुत अच्छी तरह, हमारे पास सारे मैटर ठीक थे, तो क्या वजह थी कि क्वांटम मैकेनिक्स ही हमें पढ़नी पड़ी। हम इसके टॉपिक्स तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस बुक को हमें क्यों पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में और फिजिक्स में। हम इस बुक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स 1 है, फिर आगे 2 आती है, पूरे 2 सेमेस्टर हम इसको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या वजह थी, क्या क्या कमी थी फिजिक्स में, ताकि जो कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रही थी लेकिन क्वांटम ने आकर उसको एक्सप्लेन किया। तो आज हम देखेंगे कि क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पेश आई। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स को कि क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो इस सारे हम लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी हमारे पास ड्रॉबैक थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, लेकिन हम मेन जो जिसकी वजह से हमें क्वांटम की ज़रूरत पड़ी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला था वो हमारे पास आ जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिससे क्वांटम की इब्तिदा हुई। दूसरा हम पढ़ेंगे हमारे पास डुअल नेचर ऑफ लाइट, और तीसरा हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। हम इन मेन जो हमारे पास ये 3 फिनोमेना थे जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, इनको डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या कमियां थी क्लासिकल फिजिक्स की, क्यों क्लासिकल फिजिक्स इन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और कैसे क्वांटम ने इनको एक्सप्लेन किया ताकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पास आज के ये 3 होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट, आपने सब ने हमारे पास एफएससी में भी पढ़ा होगा, उसके बाद आपको तीसरे सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया कि हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। आपने इसके सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। हम इसका बस एक ओवरव्यू देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारे पास क्लासिकल ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया और क्वांटम ने आकर इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी। तो स्टूडेंट, हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है वो एक ऐसी बॉडी होती है कि उसके ऊपर जितनी मर्जी हमारे पास रेडिएशन फेंकी जाए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो रेडिएशन है उनको इकट्ठा कर लेती है, ऐसे समेट लेती है। उसके ऊपर जितनी मर्जी हमारे पास रेडिएशन डाली जाए वो सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है, और जब वो उसको इकट्ठा कर लेती है और जब हम उसको हीट करें
नीचे से हम उसको एनर्जी दें, हीट करें, तो वो जितनी रेडिएशन उसने ऑब्जॉर्व की होती है वो सारी की सारी रेडिएट कर देती हैं। हमारे पास एक गले की तरह, जिसमें हम उसमें पैसे डालते जाते हैं, वो सब कुछ जमा करता रहता है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से सारे निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है। ब्लैक बॉडी भी वैसी बॉडी होगी जिसके ऊपर हम जितनी मर्जी रेडिएशन डालें वो सबको इकट्ठा कर लेगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको नीचे से हीट देंगे और वो सारी की सारी रेडिएशन हमारे पास एमिट कर देगी। ये तो थी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो हमारे पास असल वजह थी यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ, जिसको हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। हमारे पास जब हमने देखा कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, क्लासिकल मैकेनिक्स हम देखेंगे क्या क्या कहती थी। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर और जो हमने डाटा इकट्ठा किया वो था हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास ग्राफ आ रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। वो हमारे पास इधर वेवलेंथ होती है और इधर हमारे पास इंटेंसिटी होती है। इधर हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी, और इधर हमारे पास वेवलेंथ। अब हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसका कहना ये था कि हमारे पास जो भी रेडिएशन होगी वो कंटिन्यूस होगी। अगर हम ब्लैक बॉडी को रेडिएशन डालें तो वो कंटिन्यूस उसको ऑब्जॉर्व करती जाएगी। जिस तरह की हमारे पास मर्जी रेडिएशन हो वो सबको ऑब्जॉर्व कर लेगी, और जैसे ही हम उसको हीट करेंगे वो हर तरह की इंफॉर्मेशन रेडिएट कर देगी। इधर भी हर तरह की कंटिन्यूस, उसमें कोई क्वांटाइज नहीं होगी। हर तरह की रेडिएशन हमारे पास वो एमिट कर देगी। और कंटिन्यूस का मतलब कि ग्राफ बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी देते जाएं वो हमारे पास रेडिएशन खारिज करती जाए रेडिएट करती जाए। कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, हद ही नहीं है, इनफाइनाइट तक वो हमारे पास एमिट कर दी जाए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किए हमारे पास तो रिजल्ट हमें ये मिल रहा था कि हमारे पास एक खास वेवलेंथ के ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर हमारे पास वो नीचे की तरफ आ जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके पीछे स्टूडेंट हमारे पास कई लॉ थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करना चाहा। हमारे पास जो था वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आता है, जिसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता जाता है वेवलेंथ पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी लॉ था। उसके बाद हमारे पास स्टीफन बोर्ड्स में लॉ था जो कि हमारे पास ये बताता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T4 के। ये सारे लॉ थे। उसके बाद हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी था जो कि हमारे पास आकर ये बताता था कि हमारे पास ये इंटेंसिटी है और हमारे पास नीचे हमारे पास होता है λ4। वो ये कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास लैम्डा बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी हमारे पास कम होती जाएगी। इसने हमारे पास हाई वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया। इसका कहना था जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी हमारे पास इंटेंसिटी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। इसने हमारे पास हाई वेवलेंथ को डिस्कस कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारे पास वेवलेंथ कम हुई, क्या स्टूडेंट, वेवलेंथ कम हुई, जैसे ही हमारे पास वेवलेंथ कम होना स्टार्ट होगी तो इसके मुताबिक अगर वेवलेंथ 0 के इक्वल होगी तो ये क्या होना चाहिए था, I इन्फिनिटी होना चाहिए था। अगर वेवलेंथ 0 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब कहने का क्या कि अगर हमारे पास, इसने बस इतना एक्सप्लेन किया, इस बंदे ने, रिलाय जीन्स ने, ये इसने हमारे पास एक्सप्लेनेशन दे दी कि हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ कम होगी हमारे पास इन्फिनिटी, वैसे वैसे हमारे पास इन्फिनिटी तक रेडिएशन अब हमारे पास रेडिएटिव होंगे। लेकिन देखा कि इधर तो आकर वो बिल्कुल 0 हो गई। जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ 0 हुई वो हमारे पास इंटेंसिटी भी 0 हो गई। ये तो बिल्कुल अपोजिट आ रहा था। इतना तो वो एक्सप्लेन कर रहा था, इतना जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो गई है, बढ़ रही है। वेवलेंथ कम इंटेंसिटी, वेवलेंथ कम इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेवलेंथ कम हो रही है इंटेंसिटी ऐसे ऐसे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे वेवलेंथ 0 के ऊपर, बिल्कुल ऐसे इधर करते गए इंटेंसिटी बढ़ती गई। जैसे ही हमने इधर 0 की तरफ मूव करना स्टार्ट किया तो इस फार्मूले के मुताबिक इंटेंसिटी को इनफाइनाइट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा तो जैसे ही वेवलेंथ 0 हुई इंटेंसिटी भी 0 हो गई। इसने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसने इन सब ने हमारे पास क्लासिकल का जो हमारे पास फार्मूला था उसी को, क्लासिकल की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ करते हुए इन सब ने हमारे पास एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन फिर हमारे पास आया एक नया बंदा जिसका नाम था प्लांक्स, जिसने हमारे पास इस मसले को हल किया। उसने कहा कि हमारे पास क्लासिकल की ये बात ही गलत है कि रेडिएशन कंटिन्यूस होती है।
हमारे पास जो रेडिएशन है वो हर तरह की निकल जाती है। ये बात ही गलत है इसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की। उसने कहा कि हमारे पास जो रेडिएशन है वो क्वांटाइज्ड होगी, यहीं से हमारे पास क्वांटम बना, क्वांटाइज से ही हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स बनी, यहीं से हमारे पास उसकी बेस थी। उसने हमें फार्मूला दिया कि हमारे पास, उसने हमें कहा कि हमारे पास जो रेडिएशन होगी वो हर तरह की नहीं होगी, हमारे पास जो रेडिएशन की एनर्जी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये भी हमारे पास क्वांटाइज होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास हमारे पास जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज होगी। हर तरह की हमारे पास रेडिएशन ना वो ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ना ही वो रेडिएट कर सकता है। ये असल फार्मूला था जो कि जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट आप तो सोच रहे होंगे कि कैसे, हमारे पास ये ग्राफ था, ये हमारे पास ग्राफ था, इधर हमारे पास वेवलेंथ, इधर हमारे पास इंटेंसिटी। ये तो सब ने कह रहे थे कैसे ऊपर जाएगा, लेकिन कम कैसे हुआ, नीचे कैसे गया। असल तो बात तो ये है ना, हमारे पास असल बात तो यही थी कि ग्राफ नीचे कैसे आएगा। जिसने इसको एक्सप्लेन कर दिया वही हमारे पास बेटर सोल्यूशन होगा। तो अब जब इसने कहा कि हमारे पास जो लाइट होती है वो हमारे पास एक स्मॉल पैकेट से मिलकर बनती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं, और उन क्वांटा में जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्वांटम कहते हैं। क्या स्टूडेंट, हमारे पास जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनती है, ऐसे नहीं। वो वेव, किसने कहा कि वेव की फॉर्म में नहीं आती, वो कहता है कैसे, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में वो हमारे पास लाइट आ रही है। और हमारे पास इसको हम क्वांटा कहते हैं, उसमें हमारे पास जो पार्टिकल होंगे उनको हमने क्वांटम का नाम दिया। और हर क्वांटा की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो स्पेसिफिक होगी, वो एक खास फ्रिक्वेंसी होगी। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, बीच में नहीं होगी, खास स्पेसिफिक क्वांटाइज होगी। जैसे हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी क्वांटाइज हुई, उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज हुई। तो यहाँ से पता चला कि हमारे पास जितनी मर्जी रेडिएशन डालें उसके ऊपर वो हर को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा। और जब हम उसको हीट देंगे तो वो सारी रेडिएशन को अमिट नहीं करेगा, क्वांटाइज्ड रेडिएशन को अमिट करेगा। अब हमारे पास जिसने फार्मूला दिया था ब्लैक बॉडी को सोल्व करने था, वो हमारे पास स्टूडेंट था, ऐसे था हमारे पास 2πc² h/λ5 e⁻⁻1। ये असल उसने फार्मूला दिया इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सोल्व करने का। ये जो एक्सपोनेंशियल पावर थी, इसी वजह से हमारे पास ये जो ग्राफ था नीचे आ रहा था, और इसने हमारे पास वही यूज़ किया E = hf वाला। जो क्लासिकल थी वो कहती कि E = kT होता है, हमारे पास एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इसने कहा नहीं, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और हर रेडिएशन की एक स्पेसिफिक खास एनर्जी होगी। जब उसने इस की जगह ये पुट किया क्वांटाइज वाला, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया, और इसने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। अब भी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो भी फार्मूला आया है, कैसे ये ग्राफ नीचे गया। तो इसका हमारे पास देखते हैं ये कि जैसे जैसे स्टूडेंट हमारे पास एनर्जी बढ़ती गई, अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे नीचे। हमने फार्मूले पीछे सारे देखे, वीन्स ने बस इतना कहा था कि हमारे पास वेवलेंथ कम, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन वो कम हो गई। रेडिएशन जब हमने वेवलेंथ 0 की तो हमारे पास इंटेंसिटी भी 0 हो गई। हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन है, उसने कहा कि एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमारे पास प्लांक्स है, उसने कहा नहीं एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसने फार्मूला दिया जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल हमारे पास आया और ग्राफ नीचे चला गया। अब देखते हैं असल वजह जिसकी वजह से ग्राफ नीचे गया। अब उसने कहा कि हमारे पास एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड। यही हमारे पास मेन बात थी कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। जब हमें पता कि ब्लैक बॉडी होती है उसमें एटम होंगे, अब एटम है हमारे पास, शेल और सब शेल होते हैं। तो उसने कहा कि जैसे जैसे हम, ये अगर एक एटम है, ये उसके शेल हैं, अब हमारे पास वो कहता है कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते गए उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम रही, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो उस एनर्जी मैक्सिमम कैसे होगी, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो एक्साइट हुए, दोबारा डिक्साइट हुए, तो उन्होंने रेडिएशन अमिट की, दोबारा हीट मिली, पहले वो इधर से गए, इधर वापस एनर्जी रेडिएशन निकाली, फिर वो वहाँ गए, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, वो इधर पहुँच गए, जब इधर से दोबारा आए तो उन्होंने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एनर्जी हमारे पास रेडिएशन अमिट की, ज़्यादा एनर्जी वाली। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो एक ख़ास हद तक जब इंटेंसिटी पहुंचेगी तो उस वक़्त मज़ीद इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, मतलब बल्कि कम हो जाएगी। कम क्यों होगी कि अब हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन के जो शेल है उनके दरमियान गैप सी इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि गैप जितना ज़्यादा होगा एनर्जी
उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे उनके दरमियान गैप बढ़ा तो अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके इधर जाएंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन। इधर तो हमारे पास गैप छोटा था तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फौरन ऊपर चले जाते थे, दोबारा एनर्जी रेडिएट कर देते। लेकिन जैसे हमारे पास रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई, एनर्जी मैक्सिमम हुई, तो उस वक्त बहुत कम इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की और इधर गए, और जब इधर से वापस आए तो बहुत कम रेडिएशन निकाली और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इंटेंसिटी कम होगी। ये थी असल वजह जो कि उस प्लैंक्स के फार्मूले की एक्सप्लेनेशन थी कि हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ती गई, इंटेंसिटी बढ़ती गई, एक मकाम ऐसा आ गया बहुत कम इलेक्ट्रॉन हाई शैल तक पहुंचे जो जिसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेंसिटी भी कम होगी। तो ये थी इस ग्राफ की हमारे पास असल एक्सप्लेनेशन जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया। तो स्टूडेंट वजह थी क्लासिकल मैकेनिक्स अगर हमें ज़रूरत होती, क्लासिकल मैकेनिक्स अगर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती तो हमें क्यों क्वांटम की ज़रूरत पड़ती, ना पड़ते हम। लेकिन क्लासिकल तो कहती है कि इसको बस ऐसे ही मूव करना है, इसने ऐसे इनफाइनाइट तक जाना है। लेकिन असल में तो वो ग्राफ नीचे आ रहा था जिसको वो क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको क्वांटम ने एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं दूसरा फिनोमेना। अब हम स्टूडेंट हम देखते हैं दूसरा फिनोमेना जिसमें हमारे पास था डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डुअल नेचर ऑफ लाइट से क्या मरा। तो कहानी हमेशा फिजिक्स में किससे स्टार्ट होती है, न्यूटन भाई से, जो कि हमारे पास बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास पार्टिकल होती है। महान आदमी थे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे पास जो लाइट होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको उसने कॉर्पस्कुलर कहा। उन पार्टिकल का उसने नाम दिया कॉर्पस्कुलर। और इस थ्योरी का नाम भी हमारे पास था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें हमने उसने कहा कि लाइट पार्टिकल है। लेकिन बाद में हमारे पास 18 सन जब एक हुआ तो उस वक्त हमारे पास एक साइंटिस्ट आया थॉमस यंग। अब इस बंदे ने आकर ये कहा, उस वक्त हाइजन भी आ गया था, उसने कहा कि लाइट वेव होती है। तो ये हमारे पास बहस चल रही थी कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। ये कितने बड़े साइंटिस्ट ने हमें कह दिया था कि लाइट पार्टिकल है, सारे उसके ऊपर आंखें बंद करके बिलीव कर रहे थे। लेकिन हमारे पास 1801 में ये एक थॉमस यंग है जिसने हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसमें इसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा, जिसने कहा कि हमारे पास जब दो लाइटें हमारे पास ऐसे मिले तो उस वक्त उसका रिजल्ट क्या आता है, मैक्सिमम। और जब दो लाइटें हमारे पास ऐसे मिले तो उस वक्त उनका रिजल्टेंट मिनिमम आता है। क्या मतलब, अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट पड़ा तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट है, अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ा तो उस वक्त हमारे पास रिजल्टेंट मिनिमम। अब इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें कैसे पता चला कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव है। असल में तो न्यूटन कह गया था कि लाइट हमारे पास पार्टिकल है, लेकिन जब उसने ये कहा कि इंटरफेरेंस हो रहा है तो कहाँ कैसे पता चला कि लाइट वेव है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास वेव की ही प्रॉपर्टी है ये कि जब हमारे पास उसको एक दूसरे के ऊपर ऐड होती है तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, और अगर हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो तो उस वक्त मिनिमम रिजल्ट मिलता है। अब देखते हैं कि क्या ये पार्टिकल ये बिहेवियर शो कर रहा था या नहीं। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास ये दो पार्टिकल है, जारी बात है ये हमारे पास पार्टिकल है ना, अगर हमने इसको ऐसे मिक्स किया ऐसे तो हमारे पास तो कोई नया मतलब कि बड़ा हमारे पास कोई ऐसे मिक्स होकर ये बड़ा पार्टिकल नहीं बना। और अगर हम इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मिलाएं तो कोई जादू नहीं है, कोई ये बिल्कुल ये ख़त्म नहीं हुए, ये हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ये हमारे पास ख़त्म नहीं हुए। लेकिन वेव तो ऐसे कह रही थी, वेव कह रही थी कि जब वो सेम में मिले तो मैक्सिमम रिजल्टेंट है, जब हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में मिले क्रस्ट ट्रफ के ऊपर तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वेव ही ख़त्म हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी, वेव की, जो कि लाइट शो कर रही थी। अगर लाइट न्यूटन के मुताबिक पार्टिकल होती तो उसको ऐसे करना चाहिए था। हमारे पास अगर लाइट जो थी वो पार्टिकल होती तो उसको ऐसा बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए था। जिस तरह हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में मिले कोई जादू नहीं हुआ, कोई ये ख़त्म नहीं हुए। लेकिन इधर तो हमारे पास बात ही उल्ट थी, लाइट जब अपोजिट डायरेक्शन में मिली क्रस्ट ट्रफ के ऊपर पड़ा तो एम्पलीट्यूड ही खत्म हो गया। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी, वेव की थी। पार्टिकल की होती, अगर लाइट पार्टिकल होती तो ये फिनोमेना ना शो करती, वो हमारे पास इंटरफेरेंस करती ही ना अगर पार्टिकल होती। तो यहाँ से हमें एक्सपेरिमेंट से हमने ऐसे नहीं कह दिया मुंह उठा के कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव है, हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि हमारे पास लाइट जो है वो पार्टिकल है, हमारे पास जो लाइट है वो वेव है, पार्टिकल नहीं है। आगे इसके पास हमारे पास डिफ्रैक्शन था, वो भी हमारे पास ये कहता था कि लाइट जब किसी
कॉर्नर के साथ टकराती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर देती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ये भी हमारे पास टोटली वेव की थी। और आगे आकर पोलराइजेशन ने तो हमारे पास हद ही कर दी। उसने कहा कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ओसिलेट कर रही हैं और हमारे पास जो लाइट है वो आगे की तरफ मूव कर रही थी। ये सारे फिनोमेना थे, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट थे। ये आप खुद स्टूडेंट लैब में करते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह ये सारे लैब में होते हैं। ये ऐसे कोई गड़े गड़ाए नहीं है हमारे पास, ये सारे शो कर रहे हैं कि लाइट क्या है, वेव है। लेकिन जैसे आगे आगे बात बढ़ती गई हमें दोबारा हमने देखा कि लाइट क्या होगी, पार्टिकल। जिस तरह ब्लैक में देखा था कि प्लैंक्स ने कहा कि लाइट हमारे पास स्मॉल पैकेट से मिलकर बन रही होती है जिनको हमने क्वांटा कहा, और उसकी एनर्जी हमारे पास फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अब ऐसे कौन से फिनोमेना थे जिसने ये प्रूव किया कि लाइट पार्टिकल है? दोबारा लाइट पार्टिकल होगी, न्यूटन वाली बात आ गई। पहले लाइट पार्टिकल थी, फिर इसने कहा कि नहीं लाइट वेव है, अब दोबारा हम कहने कि लाइट पार्टिकल है। तो पता चला कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। लाइट डुअल नेचर शो करती है, दोनों नेचर लाइट के पास होती हैं। वो हमारे पास पार्टिकल भी होती है, वो हमारे पास वेव भी होती है। कई फिनोमेना में वो पार्टिकल बन जाती है, कई फिनोमेना में वो हमारे पास वेव बन जाती हैं। लेकिन हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हमें तो चाहिए एक्सपेरिमेंट है जो हमें एक्सपेरिमेंट प्रूफ दे के हाँ हमारे पास लाइट पार्टिकल है। हमारे पास वेव का तो हमने एक्सपेरिमेंट देख के इंटरफेरेंस था, पोलराइजेशन था, डिफ्रैक्शन था, ये हम खुद करते हैं। हमें पता कि ये हमारे पास फिनोमेना हो रहे हैं और हमारे पास लाइट वेव है। लेकिन अब हमारे दोबारा एक्सपेरिमेंट चाहिए जिसमें हमें पता चले कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। दोबारा पार्टिकल से वेव, वेव से दोबारा वो क्या बन गई, पार्टिकल। तो अब देखते हैं कि हमारे पास पहला जो फिनोमेना था, एक पूरी हमारे पास तकरीबन सदी गुजर गई और 1905 में हमारे पास आया आइंस्टाइन। आइंस्टाइन साहब आए और उसने हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हमारे पास उसने एक्सप्लेन कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना था वो पहले एक्सप्लेन था, वो हमारे पास पहले इन्वेंट हो चुका था, उसको दरियाफ्त किसी और साइंटिस्ट ने किया था। इस बंदे ने बस आकर उसको एक्सप्लेन किया, किसके ज़रिए, हमारे पास लाइट की पार्टिकल थ्योरी को मानते हुए एक्सप्लेन किया और 1905 में साइन नोबेल प्राइज़ ले गया बस एक्सप्लेन करने से। पहले इन्वेंट हो चुका था लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, उसके पीछे बहुत ड्रॉबैक थे। उसका कहना था कि हमारे पास जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ती है और एनर्जी उसी वक्त बढ़ती है जब हम लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। ये हमारे पास सारा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिटेल से देखा। लेकिन इधर हमारे पास उसने हमारे पास जो कंसेप्ट का यूज़ किया और इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये था हमारे पास जो लाइट का, पार्टिकल का। अब जो बेसिक जिससे आपको फील आएगा कि हमारे पास लाइट किस तरह हमारे पास पार्टिकल है, वो था हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें वो ये कहता है कि एक जी लाइट है, वो इधर आ रही है, इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लाइट ऐसे चली गई, उसकी वेवलेंथ बढ़ गई और पार्टिकल ने ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये अपना अब अलग। क्लासिकल तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेव है वो जिस मर्जी से टकराए, पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, जैसे मर्जी टकराती जाए वो अपने पास अपनी हमारे पास धुन में मूव करती जाएगी। लेकिन इधर देखा कि हमारे पास लाइट आई, पार्टिकल के साथ टकराई, वेवलेंथ बढ़ गई। वेवलेंथ बढ़ी तो मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई, मतलब कि उसकी एनर्जी कम हुई। एनर्जी कम हुई का क्या मतलब, उसने अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को देगी, जिसकी वजह से ये भी मूव करने स्टार्ट कर दिया। ये तो टोटली हमारे पास जो था वो पार्टिकल के हमारे पास नेचर था। जिस तरह हम स्नूकर खेलते हैं तो एक जो हमारे पास वो बॉल है वो दूसरे से टकराता है, दूसरा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है और पहले वाला रुक जाता है। मतलब पहले वाले ने अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी, पहले वाले ने अपना मोमेंटम दूसरे को दे दिया, जिसकी वजह से दूसरे की स्पीड बढ़ गई। इधर भी बिल्कुल सेम हो रहा था कि जिस तरह हमारे पास वेव आई, उसने इसके साथ टकराया, वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी कम हुई। एनर्जी कम हुई कि क्या मतलब, उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। क्लासिकल तो ये कह रही थी कि हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होता वेव के ऊपर, और जिससे मर्जी टकराएं, जो जितनी मर्जी टकरे मारने कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जब ये वाली वेव इसके साथ टकराई तो वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी कम हुई, मतलब उसने एनर्जी दी। और ये तो फिनोमेना टोटल हमारे पास पार्टिकल बिहेवियर था कि लाइट। अब इधर हमें पता चल रहा था कि लाइट पार्टिकल है। आगे तो हमारे पास मजीद जाकर प्रूव हो गया जब उस पेयर प्रोडक्शन पड़ा, जिस तरह जिसमें हम ऐसे, ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे हम इसमें रेडिएशन गुजारते हैं तो वो रेडिएशन कन्वर्ट हो जाती है पार्टिकल में। एक इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये स्टूडेंट आपने डिटेल से देखे हैं। हम इधर देख रहे हैं कि क्या वजह थी कि हमारे पास क्वांटम की ज़रूरत पड़ी। ये तो हमारे रेडिएशन से पार्टिकल निकले है, क्या बात है जी। हमारे पास रेडिएशन वेव से पार्टिकल बन गए,
वेव ने पार्टिकल को जन्म दे दिया। तो इन सारे फिनोमेना से इधर भी हमारे पास वेव एनर्जी दे रही थी, पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही थी, इधर भी वेव से पार्टिकल निकले, पार्टिकल नेचर शो कर रही थी। तो इन सारे फिनोमेना से पता चला कि लाइट पार्टिकल भी होती है, वेव तो होती ही होती है। अब ये नहीं कि वेव नहीं होती, लेकिन कुछ फिनोमेना में वो हमारे पास वेव बन जाती है। जब हमारे पास फिनोमेना चेंज हुआ तो उसने अपनी नेचर भी चेंज कर ली और वो हमारे पास पार्टिकल बन गई। दोनों हमारे पास डुअल नेचर होती है। लेकिन क्वांटम की क्यों जरूरत पड़ी, इतना तो हमने पढ़ लिया। स्टूडेंट, जब हमारे पास लाइट वेव थी उस वक्त तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास लाइट पार्टिकल बनी तो हमारे पास क्लासिकल ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हमें फिर ज़रूरत पड़ी क्वांटम की, जिसमें हमने देखा था ये वाला फार्मूला HF वाला। जब हमने आइंस्टाइन ने भी यूज़ किया तो उसने यही कहा था कि हमारे पास हमारे पास लाइट पड़ती है कैथोड के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना। तो उसने कहा कि जो वो हमारे पास लाइट की एनर्जी होती है वो होती है HF, जो कि लगती है वेव फंक्शन में, वर्क फंक्शन में, और प्लस कैनेटिक एनर्जी बन जाती है उस इलेक्ट्रॉन की। क्या मतलब, वेव आई इतनी एनर्जी की जो कि क्वांटाइज्ड है। हमने क्लासिकल वाला अब नहीं यूज़ किया स्टूडेंट, उसने क्वांटम वाला यूज़ किया था, ये वाले कंसेप्ट यूज़ किए हुए थे। क्लासिकल वाले तो वो बंदा उसने दरियाफ्त कर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नोबेल प्राइज़ तो इस बंदे को मिला जिसने हमारे पास सिर्फ इतना कहा कि वो लाइट जिसकी एनर्जी स्पेसिफिक है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी क्वांटाइज्ड है। वो हमारे पास लाइट आई, उस कैथोड के ऊपर पड़ी, वहाँ से वर्क फंक्शन काम किया, इलेक्ट्रॉन निकाले। अब जो एनर्जी बचेगी इस लाइट की वो उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और जब हमारे पास कॉम्पटन ने ये देखा, ये हमारे पास कॉम्पटन ने फार्मूला देखा कि हमारे पास वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आया, चेंज इन वेवलेंथ कितनी शिफ्ट हुई, कितनी हमारे पास बढ़ी, उसने भी हमारे पास यूज़ किया HC, ये वाला उसने फार्मूला यूज़ कर लिया। ये भी टोटल हमारे पास किसके साथ लिंक कर रहा था, ये भी बिल्कुल इसके साथ लिंक कर रहा था, क्वांटम वाले के साथ है। तो क्लासिकल फिजिक्स ने बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्लासिकल फिजिक्स ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन किसने किया, क्वांटम मैकेनिक्स ने, क्वांटम फार्मूला ने। तो ये वजह थी कि जब लाइट वेव थी उस वक्त तो काम ठीक था, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको खुशी खुशी एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन जैसे लाइट पार्टिकल बनी, क्वांटम क्लासिकल ने जवाब दे दिया। फिर ज़रूरत पड़ी इस नई फिजिक्स की जिसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब जो अगला फिनोमेना वो हमारे पास इससे भी ज़बरदस्त है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ये तो थी हमारे पास डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि हमारे पास डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है। अब देखते हैं कि हमारे पास डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है। ये बड़ा मजे का है और यही हमारे पास मेन क्वांटम मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर इसी को डील करते हैं फार्मूले। ये नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ इसी के रिलेटेड है, या ये जो हमने 3 पढ़े हैं फिनोमेना नहीं के रिलेटेड है, लेकिन हमारे पास बेसिक जो मेन हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो इन्हीं को करते हैं। और भी ढेर सारे फिनोमेना थे जिसमें हम क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते थे। जिस तरह हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, जब हम सॉलिड में पढ़ते हैं, जो कि जब आप स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉलिड फिजिक्स, उसमें हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम यूज़ करके हमारे पास जो बॉडी की स्पेसिफिक हीट है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पाती, क्वांटम मैकेनिक्स उसी को भी बताती है। सारा हमारे पास वो क्वांटम वाला यूज़ होता है सॉलिड फिजिक्स में भी। तो ये ऐसे नहीं कि हमारे पास इन 3 में हम यूज़ करते हैं क्वांटम को। क्वांटम हमारे पास एक बहुत ही लंबी फील्ड है और कई फिनोमेना को इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन मेन ये इन तीनों के ऊपर ही घूमती रहती है, इसलिए मैंने इनको तीनों को अच्छे से आपको बताया। अब डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है। जिस तरह लाइट 2 नेचर शो कर रही थी, उसके पास वेव भी था, पार्टिकल भी था। अब इसका मतलब कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो भी 2 हमारे पास नेचर शो करेगा, पार्टिकल भी बनेगा, वेव भी बनेगा। जादू हो रहे हैं इधर, पहले लाइट वेव थी फिर पार्टिकल बन गई, इधर भी हमारे पास पार्टिकल भी होगा, वेव भी होगा, उसके पास जादू होगा। कई फिनोमेना में वो पार्टिकल होगा, कई फिनोमेना में वो हमारे पास वेव होगा। अब जब हमारे पास पार्टिकल था उस वक्त तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही थी, हर इंफॉर्मेशन उसकी दे रही थी कि पार्टिकल के रिलेटेड। लेकिन जैसे पार्टिकल वेव बना, मसला वहाँ पे पैदा हुआ। अब देखते हैं, हमें तो एक्सपेरिमेंट चाहिए, हम तो किसी की बताई बात के ऊपर तो नहीं ना मानने गए, हमें एक्सपेरिमेंट चाहिए कि किस तरह पार्टिकल वेव होता है। लाइट वेव हुई, हमने देखे एक्सपेरिमेंट, लाइट पार्टिकल हुआ, हमने मजीद एक्सपेरिमेंट देखे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले। अब
पार्टिकल जब वेव होगा तो हमें एक्सपेरिमेंट चाहिए, हम तो नहीं मानेंगे ऐसे, हमें तो एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो स्टूडेंट हाँ, पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है, और इसका जो हमारे पास बेस्ट एक्सपेरिमेंट था वो था इंटरफेरेंस। ये हमारे पास इसका बेस्ट था। ये किसकी इंटरफेरेंस है? वाह, इंटरफेरेंस ऑफ पार्टिकल। हम तो आज तक वेव की इंटरफेरेंस पढ़ते रहे, लेकिन हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ पार्टिकल भी होता है। ये कैसे? इसमें हमारे पास ये था, ये था। अब जैसे ही हमने इधर से इलेक्ट्रॉन फेंके, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो कि पार्टिकल होते हैं। अब अगर तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल है, वो पार्टिकल ही होते। इधर हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास ऐसे गैप था, इलेक्ट्रॉन इधर आकर पड़ जाते हैं। ये हमारे पास ऐसे गैप था, इलेक्ट्रॉन इधर आकर पड़ जाते हैं। और ये सारा हमारे पास नीचे भी, ऊपर भी और हमारे दरमियान में भी खाली रहता है हिस्सा। क्योंकि जैसे हम अगर आप खेल रहे हो, आप जो हमारे पास बॉल है उसको किसी सुराख में फेंके, तो वो जो सुराख के आगे जो चीज़ होगी उसके ऊपर ही जाकर टकराएगा। ये नहीं कि वो सारे के ऊपर फैल जाएगा, वो उसी में से गुजरेगा, पार्टिकल जो है। अब इधर भी इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल होते तो ऐसे सुराख में से गुजरे थे, ऐसे टकराते, ऐसे सुराख में से गुजरे थे, ऐसे टकराते सीधा। लेकिन हमारे पास इधर कहानी चेंज हो गई स्टूडेंट, उल्ट हो गया। हमने देखा कि हमारे पास इधर भी था, इधर भी थे, इधर भी थे, इधर भी थे, इधर भी थे और इधर भी थे। हर जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने अपना इफेक्ट डाला, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने अपना इफेक्ट हर जगह पे डाला। अगर तो पार्टिकल होते वो तो सीधा यहाँ का टकरा जाते, लेकिन इधर भी थे, 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 मतलब कि इंटरफेरेंस कर रहे थे। जिस तरह लाइट हमारे पास इंटरफेरेंस करती है, उसका मैक्सिमा मिनिमा होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस कर रहे थे, उसका मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता था। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम इसको देखें ना, इस एक्सपेरिमेंट को देखें ना, हम ऐसे खड़े हो जाएं और इस एक्सपेरिमेंट को होने दें, तभी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिहेव करेंगे एज अ पार्टिकल, बिहेव करेंगे एज अ वेव। लेकिन जैसे ही हमने इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमारे पास ये सीधे ही टकराएंगे। ये इनकी खूबसूरती है। फिर ये हमारे पास ऐसे मूव करेंगे, हम फिर ये नहीं हमारे पास इंटरफेरेंस करेंगे जब हम इसको ऐसे देखेंगे। इंटरफेरेंस उसी वक्त करेंगे जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें ना, ऐसे देखें तो ये फिर हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास इसकी नेचर है उसी में आ जाते हैं। अब हमारे पास ये तो था हमारे पास लाइट का वेव नेचर। स्टूडेंट ये नहीं कि लाइट हमारे पास जादू होता है, पार्टिकल वो ऐसे वेव बन गया, ये नहीं होता। पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो जाती है, पार्टिकल के साथ वो ऐसे घूमती रहती है। जिस तरह पार्टिकल आगे बढ़ता है, वेव भी उसी के साथ साथ ऐसे बढ़ती है। हम भी पार्टिकल हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे पास वेव नहीं है, हमें कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डी ब्रॉय ने कहा था कि हमारे पास ऐसा, हमारे पास बॉडी जिसका मैस m है, वेलोसिटी v है, उसके पास वेव होगी जिसकी वेवलेंथ ये होगी। अब हमारे पास हमारा तो मोमेंटम ही बहुत स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा होता है, ये स्टूडेंट हमारे पास मोमेंटम बहुत कम होता है, हम इतने भारी हैं, वेलोसिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी तो स्टूडेंट हमारे पास 10 की पावर में होती है, जिसकी वजह से हमारे पास उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा, उनकी वेवलेंथ बहुत कम, जो कि हम जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि अपना इफेक्ट डालती है। लेकिन हमारा मोमेंटम ही बहुत, मतलब कि हमारे पास कम है, हमारा मोमेंटम कम तो हमारी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबी होती है, वो जो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं डालती, इस वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन ने इंटरफेरेंस किया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है एज अ पार्टिकल, वेव, उसके साथ वेव एसोसिएट हो गई, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। ये कोई ऐसे बनी हमारे पास मन गलत नहीं था, एक्सपेरिमेंट था। जब हमने देखा कि वेव जो हमारे पास पर इलेक्ट्रॉन है उसने वेव वाला बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दिया। अब जब पार्टिकल था, क्लासिकल फिजिक्स उसको एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे ही हमारे पास पार्टिकल वेव बना, क्लासिकल फिजिक्स ने हमें जवाब दे दिया। उसने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसी वक्त हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसने इस सारे फिनोमेना को बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा आप स्टूडेंट पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, और हमें मिल जाती है एनर्जी और साथ में वही वेव फंक्शन। अब जब हम इस इक्वेशन को, ये हमारे पास होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें पर मिलता है वेव फंक्शन, जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट है उस वेव की इक्वेशन है।
इस तरह हमें पढ़ते हैं कि हमारे पास वो जो ऑसिलेशन में वेव पढ़ते हैं, हमें वही हमारे पास ये उसी तरह की वेव होगी, जिसमें उसमें फार्मूला पढ़ते हैं कि y इक्वल टू वाई नॉट। ये हमारे पास जो फार्मूला होता है कि x ये हम जो फार्मूला पढ़ते हैं वेव का, बिल्कुल ये भी इसी तरह का होगा। ये उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उस वेव की इक्वेशन होती है, जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। और अगर हम इसका स्केयर ले लें तो वो हमारे पास आ जाता है प्रोबाबिलिटी। आया था स्टूडेंट? हमें क्वांटम के यूज़ देखो, हमने वेव फंक्शन का स्केयर लिया तो वो क्या बनेगी? प्रोबाबिलिटी, जो कि ये बताती है कि जिस तरह हमारे पास, अगर ये हमारे पास पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ वेव एसोसिएट होगी इस तरह की। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? ये उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि वेव फंक्शन का स्केयर, जो कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव थी उसकी इक्वेशन होती है, और इसका स्केयर ले दे तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन इधर है। ज़ाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन हर जगह तो हो नहीं ना सकता, वो इस वे में कहीं ना कहीं होगा। वो इधर है, 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 वो इधर है। हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो कभी हमारे पास आएगी 80% प्रोबेबिलिटी। जब हम इंटरवल ये यूज़ करेंगे कि हमारे पास आप ये इधर से इतना लें तो इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होने की 80% प्रोबेबिलिटी है। 100% हमारे पास स्टूडेंट कभी भी नहीं होगी। हमारे पास कभी भी हम ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट के इलेक्ट्रॉन इधर ही है। हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस वे में कहीं भी हो सकती है। क्लासिकल फिजिक्स इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही थी, क्लासिकल फिजिक्स को इन बातों का पता ही नहीं था। वो तो ये कह रहे थे कि पार्टिकल जो है वो पार्टिकल होता है, लेकिन जब हमने पार्टिकल को वेव शो किया, उसको प्रूफ किया, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसने हमें श्रोडिंगर इक्वेशन दी, जिससे हमने वेव फंक्शन निकाला, वेव फंक्शन के स्केयर से प्रोबेबिलिटी निकाली, जिससे ये पता चला कि हमारे पास वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसके साथ वेव एसोसिएट है वो कहाँ पे मौजूद है उस वेव में। तो ये हमारे पास ज़्यादातर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो हमारे पास डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल है, इसी के इर्द गिर्द वो घूम रही होती है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। हम ऐसे नहीं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते, उसके पीछे फिजिक्स है। ये रीज़न थी, ये वजह थी जिसकी वजह से हमें पूरी एक किताब पढ़ाई जाती है हमारे पास 6ठे और 7वें सेमेस्टर में। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।